हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे सेपरेशन ऑफ डी एन एल मतलब डायमीटर एंड लेंथ ऑफ स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ओके, तो हमने पहले लास्ट क्लास में और इंडक्शन मोटर में भी हमने देखा, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो आउटपुट इक्वेशन है या फिर इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन का आउटपुट इक्विवेलेंट दोनों का सेम ही रहेगा। आउटपुट इक्विवेलेंट मतलब केवीए रेटिंग, ठीक है। और चूंकि स्टेटर का जो डिजाइन है, स्टेटर डिजाइन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसलिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि सिमिलर रहेंगे, ठीक है। अब हमने इसमें इक्वेशंस हमने देखा कि 3 फेज मशीन में हमने इक्वेशन देखा यहाँ पे कि आउटपुट इक्वेशन यहाँ पे आया था सी नोट इंटू डी स्क्वायर एल इंटू एन एस, ठीक है। अब सी नोट क्या है? सी नोट यहाँ पे है आउटपुट कोएफिशिएंट, ओके। डी क्या है? अगर ए यहाँ पे स्टेटर है तो इसका जो डायमीटर रहेगा, इसका स्टेटर का जो डायमीटर है ए आता है डी, तो ए आ जाएगा डायमीटर ऑफ स्टेटर और इसका स्क्वायर और एल क्या है? एल है इस स्टेटर का लेंथ है, यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ स्टेटर। और एन एस क्या है? ए है रोटेशन पर सेकेंड में सिंक्रोनस स्पीड, रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि पी एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपन पी होता है, तो यहाँ पे रोटेशन पर मिनट में है और अगर पर सेकेंड में बात करें तो आ जाएगा पर सेकेंड में यहाँ पे 2f अपॉन पी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए रोटेशन पर सेकेंड में आ गया। अब इसमें आउटपुट कोएफिशिएंट का अगर याद होगा तो आउटपुट कोएफिशिएंट जो हमने ड्राइव किया था, किस में ड्राइव किया था? 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी ये ड्राइव किया था और सेम इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा सिंक्रोनस मशीन के लिए, ठीक है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का यहाँ पे इसका डेरिवेशन देख लेंगे। इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है 1.11 इंटू पाई स्क्वायर इंटू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग इंटू वाइंडिंग फैक्टर इंटू 10⁻³ ये आपका कांस्टेंट का वैल्यू है जो आउटपुट कोएफिशिएंट के फॉर्म में आएगा। और इसका वैल्यू अगर पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वैल्यू, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 इंटू वी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग के डब्ल्यू इंटू 10⁻³ के डब्ल्यू क्या होता है? ये होता है पिच फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के फॉर्म में आता है, ठीक है। जो मशीन का डिजाइन में पिच फैक्टर जो रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो रहेगा, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाइंडिंग फैक्टर यहाँ से निकल आएगा, ओके। अब जो टॉपिक है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डी एन एल, सेपरेशन ऑफ डी एंड एल, हमने यहाँ पे अगर इक्वेशन निकाला तो इस फॉर्म में आया कि केवीए रेटिंग इज इक्वल टू
सी नोट इसका वैल्यू निकल आएगा इंटू डी स्क्वायर एल इंटू एन एस। ठीक है, तो ये तो वैल्यू निकल जाएगा सब कुछ अगर दिया हुआ है तो। और यहाँ पे केवीए अगर रेटिंग मशीन का अगर पता है या जितना हमको डिजाइन करना है स्पेसिफाई करना है तो इसका पता है, और यहाँ पे स्पीड हमें पता है, तो ये चीज़ हमें अलग कैसे करें, कितना डायमीटर होगा कितना लेंथ होगा, और यही चीज़ को हम बोलते हैं मेन डायमेंशन। मेन डायमेंशन ऑफ अगर मशीन पढ़ना है टॉपिक में तो उसमें क्या पढ़ना होता है कि इसका डायमीटर कितना होगा स्टेटर का और इसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा उसके अनुसार, तो उसके अगर इसको चेंज करेंगे तो वॉल्यूम उसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो डायमीटर एंड लेंथ को हमको डिसाइड करना है। तो इसके लिए इंडक्शन मोटर में हमने देखा और सेम प्रिंसिपल यहाँ पे रहेगा कि एल बाई टॉ का हमें वैल्यू हमें पता होना चाहिए। एल बाई टॉ का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्टेटर, टॉ क्या है, पोल पिच। ठीक है, पोल पिच। अब इससे कैसे हम ड्राइव किए थे अगर इंडक्शन मोटर में, और सिमिलर यहाँ पे सिंक्रोनस के लिए आएगा कि जो पोल पिच होता है, पोल पिच अगर मान के देखिए ये यहाँ पे इसी पर पोल रहेगा इस सर्कमफेरेंस पे, तो इसका सर्कमफेरेंस अगर इसको सर्कुलर इस ढंग से दिखाते हैं तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, या इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू पाई इंटू डी। अब इसमें अगर नंबर ऑफ पोल 4 है, मान के चलो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पोल्स है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस ढंग से हमने वाइंडिंग डिजाइन किया ए यहाँ पे, उसके अनुसार अभी एक इंस्टेंट का यहाँ पे पोल्स दिखा रहे हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसका पोल पिच जो होगा, पोल पिच क्या होगा कि यहाँ पे एक पोल मतलब 2 पोल के बीच में दूरी। ठीक है, तो 2 पोल के बीच में दूरी कितना होगा यहाँ से यहाँ, तो इसका पोल पिच हो जाएगा टोटल यहाँ पे सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई डी, अगर टाउ की बात करें तो आ जाएगा पाई डी डिवाइडेड बाय पोल्स। ओके, तो एल बाई टाउ का वैल्यू अगर हमें पता हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एल बाई पाई डी डिवाइडेड बाय पी का वैल्यू हमें पता होगा। ओके, अब हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगा। एक इक्वेशन जो मिलेगा जिसमें सब कुछ पता है, सिर्फ ये 2 वैल्यू हमें नहीं पता है, और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा जिसमें कि एल बाई एल और डायमीटर यहाँ भी है। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व किए हैं इस चीज़ को कंप्लीट यहाँ पे डेरिवेशंस और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इंडक्शन मोटर में सॉल्व किए हैं, सिमिलर यहाँ पे इसमें काउंट होंगे। ओके, अब इसमें आते हैं कि एल बाई टॉ का वैल्यू कितना होना चाहिए, बस इसको स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे जो R&D होता है मशीन का, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पे डिजाइनिंग जहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे एक कैलकुलेट किया जाता है और इसका वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ सही है इस स्पेसिफिकेशन के लिए। तो कितना होना चाहिए इसको नोट डाउन करते हैं। ओके, तो इसका वैल्यू अगर बात करें कि किस टाइप ऑफ मशीन है, सिंक्रोनस मशीन, टू टाइप्स के होते हैं। पहला है सैलियन पोल और दूसरा है सिलिंड्रिकल, जो कि टर्बो जनरेटर के लिए यूज होता है, 4 टर्बो जनरेटर। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के यहाँ पे कर सकते हैं। एक होता है कि राउंड पोल और एक यहाँ पे होगा रेक्टेंगुलर पोल कंस्ट्रक्शन, पोल कंस्ट्रक्शन।
तो इसमें अगर सैलिएंट पोल की बात करेंगे, सैलिएंट पोल में यहाँ पे डायमीटर इज ग्रेटर देन एक्सियल लेंथ यहाँ पे रहेगा, जो लेंथ होगा उससे यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। मतलब इसमें डायमीटर ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये यूज होता है कहाँ पे, हाइड्रोजनेटर जो होता है हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें यहाँ पे यूज में लेते हैं, जहाँ पे स्पीड बहुत ही कम है। स्पीड यहाँ पे जहाँ कम यूज लेते हैं वहाँ पे सैलिएंट पोल को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें राउंड पोल में कि इसका वैल्यू कितना होगा, राउंड पोल में जो वैल्यू होगा इसमें पोल आर्क डिवाइडेड बाय पोल पिच का वैल्यू ऑलमोस्ट होता है 0.6 टू 0.7 के वैल्यू के आसपास रहेगा। और इसमें अगर बात करें तो पोल आर्क जो है इसका वैल्यू सिमिलर रहता है, इज इक्वल टू एक्सियल लेंथ। इसका वैल्यू एक्सियल लेंथ के ऑलमोस्ट बराबर रहता है अगर सैलिएंट पोल में बात करें तो। मतलब एल का वैल्यू पोल आर्क के वैल्यू के बराबर। पोल आर्क क्या होता है, ठीक है, इस ढंग से अगर आर्क है तो ए आर्क का वैल्यू जो रहेगा, ए आर्क का वैल्यू जितना होगा उतना यहाँ पे इसका लेंथ यहाँ पे रहेगा, इसका लेंथ। और इसके अंदर में जो पोल बनाए हमने, तो आर का वैल्यू इसका लेंथ के बराबर रहेगा। तो हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं कि एक्सियल लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय पोल पिच, जो वैल्यू है एल बाई टाउ, इसका वैल्यू यहाँ पे 0.6 टू 0.7 हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें रेक्टेंगुलर में अगर बात किया जाए, रेक्टेंगुलर में तो रेक्टेंगुलर पेन सैलिएंट पोल का जो सेकेंड पार्ट है, रेक्टेंगुलर पोल में अगर इसको बात करें तो इसमें जो वैल्यू जो कंसीडर करेंगे एल बाई टाउ का वैल्यू, एक्सियल लेंथ ऑफ पोल डिवाइडेड बाय पोल पिच का वैल्यू जो कि एल बाई टाउ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 से 3 तक के इसको वैल्यू को होगा। ये डिपेंड करेगा अपॉन डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कैसा हम डिजाइन करना चाहते हैं, किस रेटिंग के लिए डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो बाकी सब पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा कि 0.8 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इस पर डिपेंड यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा, एक डी स्क्वायर एल का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू मिल जाएगा, और दूसरा है कि एल बाई टाउ, यानी कि एल बाई टाउ में हम डी निकाल सकते हैं। एल बाई टाउ इज इक्वल टू एल बाई पाई डी अपॉन पी होगा, तो इसमें भी एल बाई डी का वैल्यू, एल और डी यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है। दोनों को हम इक्वेट करके हम डी एंड एल को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब एक बार जो वैल्यू निकल गया, मान के चलो हमने वैल्यू निकाल दिया डी का और एल का, तो हमें इसका बाद डायरेक्टली नहीं कि इस वैल्यू को हम पुट कर दें, कुछ और स्पेसिफिकेशन है उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डायमीटर हमने कैलकुलेट किए हैं, क्या वो पेरिफेरल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो लिमिट है इसके अंदर में है कि नहीं।
देखिए अगर मान के जो कोई पत्थर है, अगर धागा में कोई पत्थर है और इसको जब रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इसका टेंडेंसी होगा कि अगर टूटे तो बाहर की तरफ ओके। तो हम देख रहे थे कि पेरिफेरल लिमिट को भी यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो जितने ज़्यादा यहाँ पे डायमीटर होगा उतने ज़्यादा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे इस ढंग से एक स्टोन है, ठीक है, और यहाँ पे स्टोन को हमने इसको रोटेट किया, तो जैसे रोटेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक होगा, ठीक है, अगर मान के चलो ब्रेक होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ टेंजेंशली इसका फोर्स लगेगा। तो जितने ज़्यादा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उसमें डायमीटर का जो लिमिट है उस पर डिपेंड करेगा कि डायमीटर अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए टॉलरेट करने के लिए बना हुआ होना चाहिए, तो उसके लिमिट में आता है कि नहीं। मान के चलो आपने डायमीटर बना दिया 2 मीटर का, ठीक है, लेकिन उस 2 मीटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो लिमिट है वो पार कर रहा है, तो हम 2 मीटर का नहीं बना सकते हैं, उसको और कम करना पड़ेगा, 1.5 मीटर या 1 मीटर का ऐसे बनाना पड़ेगा। ओके, तो अगर इसमें अगर देखें तो जो वैल्यू होगा पेरिफेरल स्पीड का, जो लिमिट है पेरिफेरल स्पीड, ठीक है, का जो लिमिट है, पहला जो है फर्स्ट पॉइंट में कि अगर इसमें कंस्ट्रक्शन होता है बोल्टेड पोल का, बोल्टेड पोल का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, और इसमें जो स्पीड का लिमिट है इसका है 45 मीटर पर सेकेंड। अगर इस लिमिट में आता है तो उसको डिजाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकेंड में आता है कि डोव टेल का, तो इसका जो लिमिट है यहाँ पे 75 मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। और तीसरा आता है कि नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, इसमें नॉर्मल में अगर नॉर्मली जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसमें आता है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 3 कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर में ये चीज़ आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर टर्बो अल्टरनेटर की बात करें, जो सिलिंड्रिकल टाइप के जो रोटर होते हैं, सिलिंड्रिकल टाइप के रोटर में जिसका टर्बो अल्टरनेटर की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में चूंकि डायमीटर यहाँ पे क्या होगा, डायमीटर यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, और डायमीटर यहाँ पे स्मॉल है और इसका जो लेंथ है ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, तो डायमीटर स्मॉल है, लेंथ ज़्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कम होंगे, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहेगा इसमें कम लगेगा, तो इसको हम ज़्यादा स्पीड पे हम रोटेट आसानी से करा पाते हैं, ज़्यादा स्पीड का। तो इसका जो लिमिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 175 मीटर पर सेकेंड के अंदर में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे, अब इसमें अगर रोटर का हमें पता हो गया कि रोटर का डायमीटर हमें पता हो गया, तो रोटर का जो डायमीटर रहेगा उसी के आसपास यहाँ पे क्या होगा कि स्टेटर का भी डायमीटर रहेगा, इंक्लूडिंग एयर गैप, जो एयर गैप वहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। तो अगर एयर गैप को यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे, सॉरी, ये चीज़ यहाँ पे डायमीटर, इसको अगर बनाए, अगर एयर गैप इसके बीच में रहा, ठीक है, तो इस एयर गैप का इस एयर गैप अभी सही से नहीं बन रहा है, अगर इसको देखा जाए ऐसे बनाए, दूसरा है यहाँ पे, दूसरा स्टेप ले लेते हैं एक और,
जो भी अगर स्टेटर का हमें पता हो गया तो उसके अनुसार हमें रोटर का भी हम बना सकते हैं कि स्टेटर का जो डायमीटर होगा उसी के अराउंड में एयर गैप को इंक्लूड करके रोटर का डायमीटर यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो इसका जो लिमिट है, स्पीड लिमिट कितना हो जाएगा, इसका स्पीड लिमिट 175 मीटर पर सेकेंड तक यहाँ पे आ सकती है। तो इस ढंग से हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो कैलकुलेशंस है ये इंडक्शन मोटर में सेम चीज़ कैलकुलेशन किए हैं कि कैसे डी और एल को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं और उसमें कितना उसका होना चाहिए, कितना मतलब किस वैल्यू तक होना चाहिए डी और एल, उसका भी यहाँ पे है। और न्यूमेरिकल्स इस पर भी बहुत सारा सॉल्व किए हैं, तो उस पर हम कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो वापस वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।